प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि कोरोना के इस संकट की घड़ी में आप सभी लोग अपने घरों पर होंगे और सारी सावधानियाँ बरत रहे होंगे, जिससे हम कोरोना के संकट का मुकाबला कर सकें। मेरी शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। आप इस बात से अवगत हैं कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर लौटते हैं तो स्कूल में रहने की दशा में और लौटने की दशा में या जाने की दशा में या घर में रहने की दशा में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी आपदाओं से सुरक्षित रहें। आप हमारे देश के और हमारे प्रदेश के आने वाले समय के भविष्य हैं, इसलिए आपका विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक है। आप जानते हैं कि हमारे राज्य में कई तरह की आपदाएं आती हैं। कई जिलों में बाढ़ आती है। राज्य का लगभग हर जिला, हर गांव भूकंप जैसी आपदा से प्रवण है। प्रवण का मतलब हुआ कभी भी यह आपदा आ सकती है। 2015 में आपने देखा था कि भूकंप आया था। जो बच्चे 2015 में आशा करता हूँ कि पैदा हुए होंगे वे बड़े छोटे होंगे, अपने परिवार से सुने होंगे। 34 में भूकंप आया था, परिवार से सुने होंगे। बिजली गिरती आसमान से, नाव दुर्घटना होती है, नदियों में नहाने के दौरान या दूसरे कामकाज के दौरान डूबने की घटनाएं होती हैं। सड़कों पर तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लगभग 6-7 हज़ार लोग हर वर्ष राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ देते हैं। घायलों की संख्या तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि एईएस जैसी महामारी, अभी तो कोरोना की महामारी है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन हमारे प्रदेश में एईएस जैसी बीमारी, जिसको हम एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं या मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, यह मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में हर वर्ष लगभग कहर बर पाती है। डायरिया से मौत होती है। तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी आपदाएं होती हैं। और सबसे बड़ी आपदा तो है बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी कर देना, दहेज प्रथा, बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रख देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालयों में नहीं जा पाते। तो इस प्रकार से प्राकृतिक, मानव निर्मित, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं से हमारा राज्य संक्रमित है। हमारा राज्य उससे प्रभावित होता रहता है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि हमें अपने बच्चों को इन विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित बनाने के लिए विद्यालय स्तर से ही काम करना चाहिए। और विद्यालय स्तर से काम करने का मतलब यह हुआ कि आपदाएं तो आएंगी, लेकिन यदि हम उन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहें, हम समझें जानें कि हम उन आपदाओं से कैसे निपट सकते हैं, तो हम उन आपदाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे। इसीलिए राज्य सरकार ने जो फैसला किया कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। उस कार्यक्रम को संचालित करने का काम शिक्षा विभाग को सौंपा गया, परंतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह कहा गया कि आप उस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो आवश्यक लिटरेचर है, जो आवश्यक संसाधन है, जो आवश्यक विधियां हैं, वो विधियां बनाएं, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करें और उनके माध्यम से आप मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके विद्यालयों में स्मरण होगा, आपको छुट्टियों के पहले आप सभी जानते होंगे कि सुरक्षित शनिवार के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा था। और भी दूसरी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम लोग हर प्रखंड में भूकंप से बचने के लिए कैसे सुरक्षित घर बनाएं, इसके लिए कारीगरों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम कैसे बचेंगे डूबने से, उसके लिए स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के रूप में हर शनिवार को विभिन्न आपदाओं के बारे में, उनसे बचने के बारे में, उनसे अपने को बचाने के बारे में, दूसरों को बचाने के बारे में ड्रिल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाई जा रही हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने
इस कार्यक्रम में, इस सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा। आपके जो शिक्षक होंगे, जिनको हर विद्यालय में प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेनिंग उनको दी गई है, आप उनके माध्यम से आपने ज़रूर अपने विद्यालयों में किया होगा। अभी चूँकि विद्यालय बंद है और पता नहीं कब तक बंद रहेंगे, हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि महामारी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक तो शायद आप ऐसे ही बैठ के बातें करेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए कार्यक्रम बनाया गया है और इस कार्यक्रम में आपको किस शनिवार को आप किस आपदा से निपटने के लिए क्या करेंगे, यह बाकायदा वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। मैं आशा करूंगा बच्चों कि आप बड़े ध्यान से देखेंगे और जो कुछ यहाँ पर देखेंगे उसे सीखेंगे और ख़ुद उसके अनुसार आचरण करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जैसे आदिकाल से मनुष्य लड़ता रहा आपदाओं से और लड़ करके हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम आपदाओं का मुकाबला कर सकते हैं सफलतापूर्वक। आप सभी जब सीख लेंगे आपदाओं का मुकाबला कर सकेंगे, ताकि घर में रहते हुए, घर से विद्यालय जाते हुए, विद्यालय में पढ़ते हुए, विद्यालय से घर आते समय आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो क्या मैं आशा करूं कि आप जो कुछ दिखाया जाएगा उसके अनुसार आचरण करेंगे, उसको सीखेंगे और उसके अनुसार सब कुछ सिखाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप सुन रहे हैं और आप ज़रूर ऐसा करेंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सप्ताह भर आप अपनी पढ़ाई करते हैं और आज सुरक्षित शनिवार को भी हम शनिवार के दिन मनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं। बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते। बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कस लो कमर, उठा लो लाठी। चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। बच्चों नमस्ते। आज हम इस सत्र में बिहार राज्य की बहुआपदा प्रवणता के बारे में जानेंगे कि बिहार में कितने तरह की आपदाएं आती हैं, कौन कौन सा क्षेत्र किन किन आपदाओं से प्रभावित होता है। तो चलिए हम जानते हैं। हमारे राज्य में 38 जिले हैं और हर जिले किसी न किसी आपदा से प्रभावित होते रहते हैं। हमारे राज्य में पूरे वर्ष भर अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, क्योंकि हमारा राज्य चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। हमारे राज्य में किसी भी तरफ समुद्र नहीं है, तो इस वजह से समुद्री आपदाएं हमारे राज्य में नहीं आती। जो समुद्र से उपजने वाली आपदाएं होती हैं वो नहीं आती। लेकिन आप जिस भी आपदा का बाकी नाम लीजिए, वो सभी आपदाएं हमारे राज्य में आती हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, अगलगी होती रहती है, सुखाड़, पानी में डूबने की भी घटनाएं होती हैं। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे हर वर्ष बहुत सारे त्योहारों के समय में पानी में डूबने की घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। चक्रवाती तूफान या आंधी, आप जानते होंगे कि आंधी और चक्रवाती तूफान भी हमारे राज्य में, खास तौर से उत्तर बिहार के राज्य में बहुत प्रभावित करता है। वज्रपात, जिसको ठनका भी कहते हैं हम गांव में, ठनका की वजह से भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। सड़क दुर्घटना तो बहुत बड़ी आपदा के रूप में हमारे राज्य में है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। शीतलहर, लू, जिसको गर्म हवा का भी चलना कहते हैं, और नाव दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब हम आगे चल के एक एक आपदाओं के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं बाढ़ की। हमारा राज्य हमेशा से बाढ़ प्रवण राज्य माना जाता रहा है
और हमारे 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है, जिसको सरकार ने बाढ़ प्रवण घोषित भी किया है। उस 28 में से जो 15 जिले हैं उत्तर बिहार के, जिसमें आप इसमें देख रहे होंगे जो गाढ़े लाल रंग में दिखाया गया है, वो 15 जिले अति बाढ़ प्रवण माने जाते हैं। और जो हल्का गुलाबी रंग का दिखाया गया है वो 13 जिले हैं जिसमें सामान्य रूप से बाढ़ आती रहती है। और यहाँ पे एक बात और करनी है कि जो यहाँ पे पीले रंग का जिला दिखाया गया है उसमें वर्ष 2016 में त्वरित तरीके से बाढ़ आई थी, अचानक से बाढ़ आई थी। तो अभी ये देखा जा रहा है कि जिन जिलों में बाढ़ नहीं आती रही वहां भी बाढ़ का प्रकोप शुरू हो गया है। और हमारे जो सीमांचल के जिले कहलाते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, वहां पे पहले बाढ़ आने का इतिहास नहीं रहा, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से देखा जा रहा है कि वहां पे भी अचानक से बहुत भयंकर बाढ़ आती रही है। इस प्रकार देखेंगे कि लगभग पूरा राज्य हमारा बाढ़ प्रवण राज्य है। अब हम आगे बात करेंगे भूकंप की। बच्चों, आपको याद होगा वर्ष 2015 में हमारे यहाँ पे भी भूकंप आया था, जिसका सबसे ज्यादा असर नेपाल में भी हुआ था, लेकिन हमारे राज्य में भी इसका असर हुआ था और कई लोग मारे गए थे, उसमें मकान ढह गए थे, नुकसान हुआ था। तो हमारा राज्य भूकंप प्रवण राज्य है। हमारे राज्य के जो उत्तर बिहार के 10 जिले हैं जो सबसे गाढ़े लाल रंग से दिखाए गए हैं वो अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे जो मध्य बिहार सहित है वो जोन 4 कहलाता है, वो एक संवेदनशील जोन कहलाता है जहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और जो दक्षिण बिहार के जो सबसे हल्के लाल रंग गुलाबी रंग में दिखाया गया है वो जोन 3 कहलाता है, जहां पे बहुत कम संभावना होती है भूकंप के आने की। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा पूरा राज्य भूकंप प्रवण राज्य है। अब हम आगे बात करेंगे सुखाड़ की। हमारे राज्य में सुखाड़ की भी घटनाएं बहुत होती जा रही हैं। आप देखेंगे दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिले सुखाड़ प्रवण हैं। एक वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष लगभग वहां पे सुखाड़ की स्थिति बन जाती है। और अभी तो क्या कहें, अभी तो उत्तर बिहार के जिले भी सुखाड़ प्रवण होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका असर जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से अब लगभग पूरे राज्य में हर जिले के कुछ न कुछ प्रखंड सुखाड़ प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वजह से अब ये कह पाना कि कौन सा जिला सुखाड़ प्रवण होगा, कौन सा जिला नहीं होगा, ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप देखेंगे कि लगभग जो बाढ़ प्रवण जिले होते थे उसमें भी सूखा पड़ने लगा। और दक्षिण बिहार के आप देखेंगे कि जो सबसे गाढ़े लाल रंग के हैं वहां पे ज्यादा सूखे की संभावना रहती है। और उसी प्रकार जो कम लाल रंग है वहां पे भी सूखा पड़ता है। और जो उत्तर बिहार के जिले हैं वहां पे सूखे की हालांकि संभावना कम रहती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों का जो अनुभव निकल के आ रहा है कि वहां भी सुखाड़ की परेशानी शुरू हो गई है। अब हम आगे चक्रवाती तूफान आंधी की बात करेंगे। तो आप जानते हैं हमारे राज्य के 31 जिले में चक्रवाती तूफान और आंधी की प्रवणता ज्यादा रहती है। ऐसे मात्र 7 ही जिले हैं दक्षिण बिहार के जहां पे हम कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान या आंधी की प्रवणता कम रहती है। और इसमें भी आप जानते हैं कितना नुकसान होता है। आंधी आती है, घर गिरता है, पेड़ गिरते हैं, उससे दब करके लोगों की मौतें भी होती हैं। और ये जो अभी समय चल रहा है इसी सब समय में चक्रवाती तूफान और आंधी आती है। तो हमें इससे भी सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अब आगे हम बात करेंगे शीतलहर की। बच्चों, आप जानते होंगे कि जाड़े के दिनों में शीतलहर पड़ती है और आपका ज्यादातर हर वर्ष लगभग विद्यालय उस समय बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप जानते हैं हमारे 22 जिले ऐसे हैं जो अति शीतलहर प्रवण जिले कहलाते हैं और 8 जिले ऐसे हैं जहां पे शीतलहर का प्रकोप कम होता है और 8 जिले ऐसे हैं जहां पे बहुत ही, जो दक्षिण बिहार में आप देख रहे होंगे सबसे हल्के रंग के जिले हैं, वहां पे शीतलहर का प्रकोप अति न्यून होता है। तो इस प्रकार शीतलहर भी हमारे लिए एक बड़ी आपदा है जिसमें हमारा बहुत सारा जनजीवन बाधित होता है। अब हम बात करेंगे लू की। आप देख रहे होंगे आजकल लू का प्रकोप भी हमारे राज्य में बहुत हो रहा है। पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे
कि दक्षिण बिहार के कई जिले लू से प्रभावित हुए थे, बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई थी और ये सब ज्यादातर जलवायु परिवर्तन के ही कारण हो रहा है। राज्य के कई सारे जिले, मध्य बिहार के भी कुछ जिले लू से प्रभावित हो रहे हैं और वहां पे भी लोगों का स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हमें गर्मी के समय में जब लू चलने लगे या लू की बारे में बात की जाए तो हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है और आपके सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में इससे बचाव के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि हम कैसे लू से बच सकते हैं, लू लग जाने पे क्या करें क्या ना करें। इसका आपको अभ्यास करना, अपने घर में चीजों को रखना है, उसी तरीके से लोगों को भी बताना है। बच्चों, अब हम अपने राज्य में सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने की घटना, अगलगी व वज्रपात या ठनका के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये ऐसी आपदाएं हैं जो हमारे राज्य के सभी जिलों में होती है। इसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि किस जिले में ज्यादा होगी, किस जिले में कम होगी। वज्रपात पूरे राज्य में होता है और इससे सैकड़ों मौतें हर वर्ष हो रही हैं। अगलगी की घटना हमारे राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में हर वर्ष गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। कहीं कहीं से भी सुनाई देती है कि अगलगी हो गई है। पानी में डूबने की घटना हर जगह होती है। आप देखेंगे कि जैसे भी कोई त्योहार होता है जो नदियों के किनारे, पानी के किनारे मनाया जाता है, तो बच्चों की डूबने की घटनाएं सामने आती हैं। इसी तरह से सड़क दुर्घटना, ये सबसे बड़ी दुर्घटना के रूप में हमारे राज्य में आ रही है, जहां पे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और हजारों लोग घायल हो रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे बच्चों, आप लोगों ने राज्य की आपदाओं के बारे में जाना और हमें इसी के अनुसार अपनी तैयारी करने की जरूरत है। और आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त हो रहा है। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ धोने की विधि में आपको लगभग 40 से 60 सेकंड लगेंगे। गहने, घड़ी और अंगूठियां निकाल दीजिए। पहले हाथों को पानी से गीला करें। अब साबुन दोनों हथेलियों में अच्छे से मलें। अपने बाएं हाथ की हथेली की ऊपरी सतह से दाएं हाथ की हथेलियों को मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपनी उंगलियों से दोनों हाथों के बीच में मलें। अपने हाथों की दाएं और बाएं हथेलियों को आपस में मलें। अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से घुमाकर मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने बाएं हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाकर अपने दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखकर पीछे से और आगे से मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। हाथों को साफ पानी से धोएं और सूखे तौलिए या पेपर टॉवल से सुखाएं। नल बंद करने के लिए उसी तौलिए का इस्तेमाल करें। आपके हाथ अब साफ और सुरक्षित हैं। बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने वार्षिक सारणी के साथ। सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी, यानी कि सुरक्षित शनिवार, किस शनिवार को हम कौन सी आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हम किस शनिवार को क्या करेंगे? ये हमें इस वार्षिक सारणी से, वैगन व्हील से पता चलता है और हम जानते हैं कि किस शनिवार को कौन सी आपदा के बारे में हमें सीखना है, सिखाना है, जानकारी प्राप्त करना है और बचने के उपाय करने हैं। बच्चों, आपने अभी ये वैगन व्हील देखा और इसमें 12 महीनों के जो 48 शनिवार होते हैं उसके बारे में, कब कौन से आपदा के बारे में हमें सीखना है, उससे बचाव सीखना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में हम इस वार्षिक सारणी के अनुसार तय करते हैं और इसको हम अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो भी आपदाएं हैं, सारी आपदाओं को 16 विभागों में बांटा गया है। उन 16 आपदाओं को इन्हीं 48 शनिवार को हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उससे बचने के उपाय सीखते हैं। अभी आप देखेंगे कि 1000 ढंड कैसे करते हैं। अगले सत्र में मैम आपको बताएंगी कि 1000 ढंड क्या है
और हज़ार्ड हंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हज़ार्ड होते हैं और हज़ार्ड की क्या क्या उसके उपाय भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वार्षिक सारणी के अनुसार हम आपदाओं की चर्चा करेंगे, इसके निराकरण के उपाय करेंगे और समय समय पर जिस आपदा के बारे में जब हमें मॉक ड्रिल करना है उसका हम मॉक ड्रिल करेंगे और तैयारी करेंगे, ताकि इस आपदा से हम हमेशा सुरक्षित रहें और उससे होने वाले खतरों को कम कर सकें। किरण, मैं ना बोर हो रहा हूँ, खेलने चले? नहीं, मैं अभी बहुत जरूरी और दिलचस्प चीज पढ़ रही हूँ। मुझे भी बताओ। अच्छा, तुम्हें खतरों के बारे में पता है? खतरा? हाँ, मैंने एक बार ट्रांसफॉर्मर के पास लिखा देखा था, डेंजर। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही। फिर? मैं उन संकटों की बात कर रही हूँ जिनमें परिचित प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि आग, पृथ्वी, हवा और पानी। आपदा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना जिससे प्रभावित लोगों को बाहरी मदद की जरूरत पड़े। अब मैं तुम्हें आपदाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बाढ़। वैसे तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ सकती है। वैसे में लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। तुम्हें भूकंप के बारे में तो पता होगा ना? हाँ। भूकंप में धरती बहुत जोर जोर से डोलती है। ये जितनी तीव्र होती है और जितनी ज्यादा देर तक रहती है, उतना ही अधिक नुकसान करके जाती है। जैसे बहुत बारिश नुकसान करती है, वैसे ही बारिश का काफी समय तक नहीं होना भी अकाल ला सकता है, जिससे खेती खत्म हो जाती है, जानवर मरने लगते हैं और इंसानों को पलायन करना पड़ता है। ये आपदाएं तो बहुत ही खतरनाक हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई। और भी है। तुमने सुना नहीं कैसे जंगल में आग लग जाती है या कई बार पूरा का पूरा गांव या बस्ती जल जाते हैं? ये तो थी प्राकृतिक आपदाएं। इनके अलावा कई आपदाएं इंसानों की गलती से भी होती हैं, यानी मानव जनित आपदाएं। उनसे भी जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, जैसे कि सड़क दुर्घटना, घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, भगदड़, नाव पलटना। अब बताओ, थी ना ये बातें जानकारी भरी? बिल्कुल किरण। ये याद रहे, आपदा से सुरक्षा तभी संभव है जब हमें इनकी जानकारी होगी। तो हमें आपदा के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आपदा नहीं हो भारी अगर पूरी हो तैयारी। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। और मैं जानती हूँ कि आज मैं आप सबके सामने जो बोलने जा रही हूँ, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि बहुत से बच्चे जो मेरे विद्यालय के हैं, वो अगर मुझे टेलीविज़न पे देख रहे होंगे तो आज वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज हम बच्चों से रूबरू हो रहे हैं। मैम ने कुछ आपको सुरक्षित शनिवार की कैलेंडर वार्षिक सारणी के बारे में समझाया होगा कि उसमें करना क्या है या ना करना है, लेकिन आज हम चूँकि घर में बैठे हैं, हमें विद्यालय नहीं जाना है, तो हम क्यों ना घर से ही इस चीज़ को शुरू करें। मैं भी, क्योंकि मैंने भी बहुत से बच्चों को अपने विद्यालय में हर सुरक्षित शनिवार को भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में बताया करती थी और उनसे कुछ कुछ हैजार्ड हंट भी करवाते थे। लेकिन आज हम चूँकि दूर हैं, तो ये एक ऐसा डीडी दूरदर्शन ने कार्यक्रम शुरू किया है जिसके ज़रिए हम आपसे रूबरू होके आपके सामने आकर फिर से उसी चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी के बीच में इस जो जानकारियां हैं आपदाओं से संबंधित, उसको हम आपको दे सकते हैं। तो आज बच्चों, क्योंकि शनिवार है और आपको याद होगा कि किस महीने में किस शनिवार को हम क्या क्या करते थे, तो आज मई का ये शनिवार है। इसमें आज
हज़ार्ड हंट के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने अपने इस विद्यालय में हज़ार्ड हंट किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप सभी के सामने हज़ार्ड हंट, जिसको हम जोखिम की पहचान कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हज़ार्ड होता क्या है। तो यहाँ जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है कि हज़ार्ड का मतलब जोखिम और हंट का मतलब होता है पहचान या खोज। हमारा जो राज्य बिहार है वो बहुआपदाई क्षेत्र है और ये हमारे देश का सबसे बहुआपदा क्षेत्र है, जिसके बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ भी मिली होंगी। लेकिन बच्चों, आज मैं जैसा कि बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज का जो कैलेंडर के अनुसार मुझे पढ़ाना है आपको, वो हज़ार्ड है। तो हज़ार्ड होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर बहुत तेज़ी से दौड़कर जा रहे हैं और जाते जाते आपको ठोकर लग जाती है किसी पत्थर या किसी भी मलबे से और आप नीचे गिर जाते हैं और आपको कोई नुकसान हो जाता है, आपके पैर में चोट आती है, खून बहने लगता है, तो उस नुकसान को ही कहते हैं हज़ार्ड। और ये बहुत से रूपों में आ सकता है। और आपको पता है कि हज़ार्ड जो हैं, खतरे जो हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित। तो प्राकृतिक के बारे में तो मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि उसके बारे में आप सही रूप से जानते होंगे। और मानव जनित भी आप जानते हैं कि जो हम खुद मनुष्यों की गलतियों के कारण जो आपदाएं या जोखिम उठ सकते हैं या हम जो उत्पन्न करते हैं, वही होते हैं मानव जनित। तो हज़ार्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी पर्यावरण, मानव, जानमाल या किसी भी चीज़ की काफ़ी हद तक क्षति या नुकसान होता है, तो उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। घर में हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि घर में आप हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो खेल रहे हैं फर्श पर, कहीं पानी गिरा हुआ है, वो तेज़ी से दौड़कर जाते हैं, गिर जाते हैं, सर में चोट आ जाती है। या फिर मान लीजिए कि आपके घर के बगल में ही एक हैंड पंप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी बैठी हुई है, काई बैठा हुआ है, आप पानी लेने गए या कुछ भी करने गए, तो वहाँ आपका पैर फिसल सकता है, आपका सर फूट सकता है, चोट आ सकती है। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे वो छोटे बच्चों को देखिएगा, वो जाके बार बार स्विच को दबाता है कि नहीं बेटा? दबाता है। तो हम उसे मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। ये छोटी सी गलतियाँ हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। दूसरी बात कि आप अगर घर में हैं, बच्चे आजकल घर में हैं, तो उन लोग में टाइम नहीं पास होता है, तो वो खेल कूद करके अपना पूरा समय बिताना चाहते हैं, तो वो छत पे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से छतों का जो वॉल बाउंड्री होता है वो सही ढंग से नहीं होता है। बच्चे जब खेलते हैं तो पूरे उत्साह में आ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ कूदना है, कहाँ जाना है, और गलती से वो बच्चे छत से नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये सब बातों पे भी हमें बेटा अपने आप को आपको सुरक्षित करना है। आप जैसे विद्यालय में शिक्षकों की मदद से, बाल प्रेरकों की मदद से हज़ार्ड को ढूंढते थे, जोखिमों और खतरों को ढूंढते थे, उसी तरह से आपको अपने घर में भी करना है, और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन और अपने माता पिता को भी बताना है, या आस पड़ोस में जो भी हो उन्हें भी ये जानकारी ज़रूर देनी है। जब आप अपनी अच्छी आदतों को अपने अंदर डाल दीजिएगा और वो आदत आपके जीवन की प्रक्रिया में बंध जाएंगी, तब कोई भी खतरा या कोई भी जोखिम आपको पहचान करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हज़ार्ड है उसको आप इसी रूप में, छोटे छोटे रूपों में आप अपने घर में छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनकी मदद से इसको आप ढूंढ सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, पिक्चर्स दिखाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी किस तरह से बच्चों ने हज़ार्ड को अपने विद्यालयों में जोखिमों की पहचान की है और उसे ढूंढा है। बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुछ चलचित्रों द्वारा और फ़ोटोज़ के द्वारा आपको हज़ार्ड हंट के उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि हज़ार्ड हंट कैसे किया जाता है और क्या होता है।
जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि विद्यालय परिसर में गड्ढे हैं और बच्चे जहाँ तहाँ से विद्यालय में जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है और इन्हीं हज़ार्ड को, इन्हीं खतरों को हमें पहचान करनी है। हाँ, इस पिक्चर को देखकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, यहाँ पे देख लीजिए, एक महाशय जी चेयर पे पीछे बैठे हुए हैं, एक आगे बैठे हुए हैं, बहुत से मेडल हैं, 2 अलमीरा है, ग्लोब्स हैं, फ़ोटोज़ हैं और वहाँ ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, व्हाट आर द हैज़ार्ड्स हियर, यानी कि इस कमरे में जोखिम या खतरा, इमारतों पे जो सजी हुई चीज़ें होती हैं वो सभी गैर संरचनात्मक में आती हैं और अगर मान लीजिए कि भूकंप का कोई एक झटका भी आता है तो ये सारी चीज़ें उन महाशय के सर पर गिर सकती हैं और उनका सर भी फूट सकता है। तो इसी तरह से हम अपने घरों में जो हमारे शेल्फ होते हैं उन पर हम ज़्यादा जो भारी चीज़ें होती हैं उन्हें साज सजावट के रूप में नहीं रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा जोखिम या खतरा हमारे लिए बन सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, विद्यालय है सड़क के किनारे। यहाँ पर कुछ बालिकाएं जो हैं मोटरसाइकिल वाले को रोककर कुछ समझाना चाहती हैं, शायद इस बात को समझाना चाहती हैं कि अभी छुट्टी का वक्त है तो आप बच्चों को पहले जाने दीजिए। तो रोड के किनारे जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम और ख़तरा होता है और इसकी निगरानी हमें और हमारे शिक्षकों को ही करनी पड़ती है और उसकी पहचान करके उससे हमें उसको कम करना पड़ता है। यहाँ देख लीजिए, कचड़े का अंबार है, गिट्टी है। यहाँ भी बच्चे जो हैं जोखिमों की पहचान कर रहे हैं। अपने विद्यालय परिसर में कूड़े कचरे के ढेर लगा हुआ है। यहाँ देखिए, इस पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये टूटा हुआ शौचालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और ये कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है और एक बहुत बड़ा खतरा है। और बगल में एक जो बीच में देख सकते हैं दरार भी पड़ी हुई है, नीचे दीवार नीचे में गड्ढा है, वो भी काफ़ी हद तक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है बच्चों के लिए। विद्यालय परिसर में देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो लटका हुआ बिजली का तार की ओर अपनी उंगली से उसको दिखा रही है। इसका मतलब है कि वो अपने विद्यालय परिसर में जोखिमों और खतरों की पहचान कर रही है, उसे ढूंढ रही है कि खतरे कहाँ कहाँ हैं। यहाँ देखिए, सीढ़ी तो बनी हुई है बेटा, लेकिन रेलिंग गायब है। तो अब इसमें होगा क्या कि सीढ़ी से बच्चे गिर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुँच सकता है। ये देखिए, स्लाइडिंग है जिससे बच्चे खेलते कूदते हैं, फिसलते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। इसमें बच्चे अगर खेलेंगे तो उन्हें खरोच आएगी, खून निकल सकता है, चोटें आएंगी। तो ये भी बहुत बड़ा जोखिम है। यहाँ देखिए, इस विद्यालय में तो ये खिड़की पूरी तरह से ढही और टूटी हुई है और मलबा एक जगह रखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये शायद विद्यालय परिसर का ही क्षेत्र है और यहाँ की नाली टूटी हुई है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि इन नालियों के जो साइड के जो रास्ते होते हैं उन पर खेलते कूदते हैं और उस पर गिर भी सकते हैं। यहाँ देखिए, ये विद्यालय परिसर के अंदर ही एक कुआं है जो ढका हुआ नहीं है और उसके जो मुरेड़ है वो भी क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा जाने अनजाने में उसमें झांके और गिर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है अपने आप में, जिसे बच्चे इसमें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, दाईं ओर कुछ लड़कियां हाथ दीवालों के ऊपर खड़ी करके दिखा रही हैं। वो क्या है? वो इमारतों में पड़ी दरारें हैं, यानी कि वहाँ की दीवार जो है वो दरार पड़ी हुई है, जो कि संरचनात्मक क्षति है। वहाँ पर वो कभी भी ढह सकती है और नुकसानदेह हो सकती है। और बाएं साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा जो है वो पूर्ण रूप से टूटा हुआ और लटका हुआ है और बच्चे उसी खतरे की पहचान कर रहे हैं। यहाँ देखिए, विद्यालय का टूटा हुआ बाउंड्री वॉल। जब बाउंड्री वॉल टूटा हुआ रहता है तो हो सकता है कि बाहर से कोई भी जानवर विद्यालय के परिसर में घुस जाए और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है और बच्चे इसकी पहचान कर रहे हैं। बेटा, आप लोग ने अभी देखा
कि मैंने कुछ पिक्चर्स के द्वारा आप लोग को हैजार्ड के बारे में बताया था, जोखिमों के बारे में, खतरों की पहचान के बारे में। यहाँ पर एक आपके सामने वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ, कुछ बाल प्रेरक और जो मीना मंच की लड़कियाँ होती हैं, बाल संसद के बच्चे, वो सभी मिलकर खतरों की पहचान कर रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि बच्चों के हाथों में कॉपी कलम है और वो अपने हाथों से बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जोखिम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शौचालय के सामने, चापाकल के सामने चारों तरफ काई बैठी हुई है। यहाँ पर देखिए, आने जाने के रास्ते में पानी है और काफ़ी फिसलन है। इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि बच्चों ने किस तरह से खतरों की पहचान की और बाद में एक चार्ट पेपर पे अपने शिक्षकों की मदद से उन जोखिमों और खतरों को पहचान कर एक उसकी सूची बनाई और एक प्लान बनाया कि किस तरह से जो खतरा हमारा यहाँ पर है, उस खतरों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, उनमें कैसे कमी ला सकते हैं। तो बेटा, आप लोग ने सभी ने देखा, मैंने अभी आप लोग को कुछ पिक्चर्स दिखाया जिसमें आपने देखा कि बच्चे किस तरह से विद्यालय परिसर में अपने खतरों और जोखिमों की पहचान कर रहे हैं। जब आप विद्यालय जाते तो ये कार्य आप खुद करते थे, लेकिन आप चूँकि घर में हैं आज, तो आपको अपने घर में ही इस कार्य को सुरक्षित ढंग से करना है। और मैं यही आशा करूंगी कि आज का जो हमारा ये क्लास चला है हैजार्ड हंट, उसको आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। और इसी आशा से मैं अब इस क्लास को ख़त्म करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस तरह से जोखिमों से दूर रख सकते हैं, उनसे होने वाले नुकसान और क्षति को कम कर सकते हैं। और एक संदेश और देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, पड़ोस, सभी को इस चीज़ की जानकारी दें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो मैं यही कहूँगी, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो कि सुरक्षित शनिवार है, उसके वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जो चलाया जाता है इस विद्यालयों में, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। और साथ ही आपने यह भी देखा कि हजार ढंड क्या है, वह कैसे किया जाता है, यह क्यों आवश्यक है, इन सभी की जानकारी आज आपने प्राप्त किया। अब यह जो आज आपने सीखा उससे निश्चित तौर पर आपको कुछ बहुत सारी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी और वह जानकारियाँ विशेषकर जीवन रक्षा से संबंधित जानकारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीखने में, इसकी जानकारी प्राप्त करने में आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। तो इस जानकारी के आधार पर अब हम आपसे आज आपने क्या सीखा उसके बारे में कुछ प्रश्नोत्तरी और क्विज करेंगे। तो आप सब लोग कॉपी और कलम लेकर कर तैयार हो जाइए। आज के प्रश्नोत्तरी और अथवा क्विज में कुल 5 प्रश्न होंगे। उन सभी प्रश्नों के 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्प में से सिर्फ एक विकल्प सही होगा। आपको उसे अपनी कॉपी में नोट करना है, लिखना है। तो आप लोग तैयार हैं बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज के सत्र का सवाल प्रश्न 1 जो है वह है, बिहार में बाढ़ प्रवण जिले कितने हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला 15 जिला, दूसरा 10 जिला, तीसरा 28 जिला, चौथा 20 जिला। आप इसमें से सही उत्तर अपने नोटबुक या कॉपी में लिख लें। उम्मीद करता हूं आपने सही उत्तर ढूंढ लिया होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं, सही उत्तर इसका ग है, 28 जिले। अब आपको उत्सुकता होगी कि वो 28 जिले हैं कौन से, तो मैं वो 28 जिले आपके सामने रखता हूं। आप इसमें से अपने जिले का नाम ढूंढ सकते हैं जो कि बाढ़ प्रवण जिले हैं। तो बच्चों, आपने अपने जिले का नाम इसमें ढूंढ लिया। अगर आप इन 28 में से किसी एक जिले में रहते हैं तो वह जिला बाढ़ प्रवण जिला है। अब हम दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, बिहार में भूकंप जोन 5 में कितने जिले आते हैं? बच्चों, आपको ध्यान देना है, यह भूकंप जोन 5 के बारे में सवाल है। आइए आपको मैं एक हिंट्स देता हूं। ज्यादातर जिले हिमालय के नजदीक वाले जिले हैं। आपके विकल्प हैं 10 जिला, 22 जिला, 17 जिला, 9 जिला। उम्मीद है आपने सही उत्तर पहचान लिया होगा। मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। सही उत्तर है क, यानी 10 जिला। आपको फिर से उत्सुकता आ रही होगी कि ये 10 जिले कौन से हैं, तो उन 10 जिलों के नाम मैं आपको बताता हूं।
पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और अररिया। अगर आप इन 10 में से किसी एक जिले में रहते हैं तो वह भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते। तीसरा सवाल, खतरों की पहचान हजार-ढंड किसके लिए उपयोगी है? आज आपने पूरा हजार-ढंड के संदर्भ में सीखा, तो आप बताएं सही उत्तर कौन से हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं, केवल बच्चों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, बच्चों, शिक्षकों एवं विद्यालय समुदाय के लिए, और अंतिम बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय समुदाय, परिवार एवं समुदाय सभी के लिए। बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, इसके उत्तर कौन से हैं। आपको जो आज आपने पढ़ाई की, पूरा सीखा, उसी में इसके उत्तर हैं और सही उत्तर है घ, यानी बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय समुदाय, परिवार एवं समुदाय सभी के लिए खतरों की पहचान करना, हजार-ढंड करना उपयोगी है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्यालय परिसर में निम्न में से क्या एक खतरा नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिए बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक खतरा नहीं हो सकता है। तो पहला विकल्प है विद्यालय में बिजली के लूज तार। दूसरा विकल्प है टूटी पुरानी छत, जर्जर भवन, बिना बाउंड्री वॉल के विद्यालय, पीने के पानी के स्रोत के पास जल जमाव एवं गंदगी, विद्यालय में स्वच्छ शौचालय एवं साफ पीने के पानी की व्यवस्था। आप इसमें आसानी से सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है आपने सही उत्तर ढूंढ लिया होगा। फिर भी मैं इसके सही उत्तर आपको बताता हूं, वह है घ, यानी कि विद्यालय में स्वच्छ शौचालय एवं साफ पीने के पानी की व्यवस्था। क्योंकि यह खतरा नहीं बल्कि यह एक वरदान है। अगर यह स्वच्छ शौचालय एवं साफ पीने के पानी की व्यवस्था होगी तो हमारी सेहत दुरुस्त रहेगी। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय में क्या होता है? आज आपने इसके बारे में सीखा, तो उसके आधार पर इसके 4 ऑप्शन हैं। आपदाओं के बारे में चर्चा एवं अभ्यास, दूसरा खेलकूद, तीसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम, चौथा विज्ञान विषय की पढ़ाई। आप लोगों ने सही उत्तर ढूंढ लिया? सही उत्तर है क, आपदाओं के बारे में चर्चा एवं अभ्यास। तो आज के सत्र में यह 5 सवाल तो हमने आपसे पूछे, लेकिन कुछ काम भी तो आपको करना है। जब अगले शनिवार को हम मिलेंगे तो उसके लिए गृह कार्य भी हम आपको दे रहे हैं। गृह कार्य है, कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपने घर एवं आसपास किस प्रकार का खतरा दिख रहा है उसकी पहचान कर सूची तैयार करें एवं अपने माता पिता व बड़े भाई बहन से खतरों एवं निदान पर चर्चा करें। सभी को स्पष्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कहाँ
नल, वहां बदला देखो कल, करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम, कुछ हरे भरे काम। समझ गए? हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। कल हम कुछ अलग और मजेदार करने वाले हैं। हम प्रत्येक रविवार को कुछ अलग सीखेंगे बच्चों। कल कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंतर्गत तरह तरह की चीजें बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आप 9 बजे स्क्रीन पर दिखाई जा रही सामग्री के साथ तैयार रहें। सामग्री है पुराने अखबार, A4 साइज पेपर, कलर पेपर, सफेद पेपर, धागा, गोंद, कैंची और वाटर कलर। धन्यवाद। बच्चों, मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने आज देखा है कि शुरू से अंत के सत्र तक, शुरू में व्यास सर के द्वारा जो भी जानकारियाँ आपको दी गई और विभिन्न शिक्षकों के द्वारा जो भी बातें बताई गई, उन सभी को आपने ध्यान से समझा होगा और सुना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी घर में बैठ के ही अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने घर समाज को सुरक्षित रखिए। इसी आशा से विदा लेती हूँ। जो बातें बताई गई हैं उन पे अमल करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।